वीवर्स कुछ ऐसे एलियंस जिनका प्लेनेट बहुत ही खतरे में था, तो वो सब लिटरली हम इंसानों से हेल्प मांगते हैं। पर इंसानों और खतरनाक एलियंस का ये कॉम्बिनेशन कहाँ तक कामयाब होगा ये देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स और लियो नाम के दो इंसानों को दिखाया जाता है, जो कि नेब्यूरो नाम के एक प्लेनेट पर रेस्क्यू मिशन के लिए आए थे। दरअसल इस प्लेनेट के सारे एलियंस एक बहुत ही बड़े वोल्केनो से परेशान थे और वो वोल्केनो जल्द से जल्द फटने वाला था, जिसे अगर सही टाइम पर शांत नहीं किया गया तो जलते हुए लावा की मदद से सारे एलियंस मारे जाएंगे। पर अब गलती से जेम्स और लियो के सामने वहाँ के क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिन्हें की वो दोनों मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें अपने मिशन की कामयाबी पर भरोसा ही नहीं होता। वहाँ दूसरी तरफ स्टार ट्रेक नाम की एक स्पेसशिप में जेम्स और लियो की पूरी टीम होती है, जो कि उन्हें मॉनिटर कर रही थी। लेकिन जब उनके कैप्टन स्पाइक को इस बारे में पता चला कि जेम्स और लियो इस मिशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तब कैप्टन स्पाइक खुद ही उस वोल्केनो के अंदर कूद जाते हैं। उनकी टीम ने जेम्स और लियो को कमांड दे दिया था कि वो वापस स्पेसशिप में लौट जाएं। वो दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए जल्द से जल्द स्पेसशिप में पहुंच भी जाते हैं। पर अब कैप्टन स्पाइक गरम गरम लावा के बीच में मौजूद थे। कैप्टन तुरंत उनकी अल्ट्रा कूलिंग मशीन निकालते हैं और उस एडवांस मशीन को उन्होंने वोल्केनो के अंदर एक्टिवेट कर दिया था। पर मशीन को चालू होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है और शायद से तब तक कैप्टन स्पाइक की जान चली जाएगी। वहाँ जेम्स भी अपनी टीम के साथ ज्वाइन हो गया था और अब उन्हें कैसे भी करके कैप्टन स्पाइक को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन जेम्स और उसकी पूरी टीम को हाई कमांड से ऑर्डर आते हैं कि वो कैप्टन स्पाइक को छोड़कर वापस लौट आए। लेकिन वहीं जेम्स कैसे भी करके कैप्टन की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली शिप लेकर वोल्केनो के पास चला जाता है। नेब्यूरो प्लेनेट पर रहने वाले सारे एलियंस इन एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर एकदम शॉक ही रह गए थे और अब जेम्स कैप्टन स्पाइक के पास आकर उन्हें अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर लेता है। वोल्केनो के अंदर उस कूलिंग मशीन ने अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था और देखते ही देखते वोल्केनो का लावा पूरी तरीके से बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उनका ये मिशन पूरी तरीके से कामयाब हो गया था। वो सब तुरंत ही अपने स्टार ट्रेक शिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद नेब्यूरो प्लेनेट के एलियंस इंसानों को लिटरली अपना भगवान मानने लगे थे। इतना ही नहीं, वो सब तो अपने प्लेनेट पर इंसानों की पूजा भी करने लगते हैं। मिशन के खत्म होने के बाद जेम्स और कैप्टन स्पाइक को कमांडर अपने पास बुलाते हैं। उनके कमांडर तो जेम्स से बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे, क्योंकि जेम्स ने जानबूझकर उनके कमांड को फॉलो ही नहीं किया था। इसीलिए अब जेम्स को सजा देने के लिए कमांडर जेम्स को उसकी करंट पोजीशन से हटाकर निचली पोस्ट पर डाल देते हैं, क्योंकि जेम्स ने सिर्फ रूल्स नहीं तोड़े थे, बल्कि उसने एलियंस के सामने हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखा दी थी और ये बात आने वाले टाइम में उन्हीं सबके लिए खतरा बन सकता था। अब दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बेटी को एक बहुत ही खतरनाक कैंसर हुआ था और अब उसके पास तो कुछ ही दिन होते हैं जीने के लिए। वो आदमी तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर ही नहीं पा रहा था, पर तभी उसके सामने हैरिसन नाम का एक एजेंट आ जाता है, जो आदमी से कह रहा था कि वो उसकी बेटी को ठीक कर सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के बदले उसे भी हैरिसन का एक काम करना पड़ेगा। वो आदमी एक ही बार में हैरिसन की इस डील के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अपनी प्यारी सी बेटी को बचाना था। हैरिसन ने कहा था कि उसका खून वो अपनी बेटी के बॉडी में इंजेक्ट कर दे। ये सारी चीजें करने के बाद उस आदमी की बेटी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। उसका कैंसर तो कुछ ही दिनों में एकदम खत्म ही हो गया था। लेकिन अब हैरिसन उस आदमी से अपना काम करवाने भेजता है। वो आदमी तो लंदन के स्टार फ्लीट हेडक्वार्टर में आ गया था और अब वो वहीं पर हैरिसन द्वारा दिया गया एक खतरनाक बॉम्ब रख देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट में तो उस आदमी के साथ साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और अब ये न्यूज पूरे शहर में फैल गई थी। लेकिन हैरिसन ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। अब इस धमाके के बाद हेडक्वार्टर के सारे सीनियर ऑफिसर्स इकट्ठा होते हैं। उस मीटिंग में तो जेम्स, कैप्टन स्पाइक और कमांडर भी शामिल थे। वो सभी लोग तो उसी धमाके के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें इस बात का पता चल गया था कि इन सारी चीजों के पीछे हैरिसन नाम का एक एजेंट है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उनके डेटाबेस में हैरिसन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। वो सारे लोग और कुछ बातें करते, तभी हैरिसन अपनी शिप की मदद से उन सभी पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर पूरी तबाही होना स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे सीनियर लोग घायल हो चुके थे। तभी जेम्स ने बड़ी बहादुरी दिखाई और हैरिसन के शिप पर जाकर हमला कर दिया, जिससे कि हैरिसन का शिप थोड़ा डैमेज हो जाता है। अपने बचाव के लिए हैरिसन ने एकदम सही टाइम पर खुद को टेलीपोर्ट कर लिया था। उसके जाने के बाद जेम्स को पता चलता है कि कमांडर बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। लेकिन अब कमांडर जेम्स के सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं। जेम्स तो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था।
कमांडर के फ्यूनरल के बाद मार्कस नाम का एक सीनियर अथॉरिटी, जिसने की अब कमांडर की जगह ले ली थी, वो जेम्स से हैरिसन के बारे में बातें करता रहता है। मार्कस की टीम को ये पता चल गया था कि हैरिसन क्रोनोस नाम के एक प्लेनेट पर जाकर छुप गया है, लेकिन वो सब क्रोनोस प्लेनेट पर जा नहीं सकते क्योंकि उनकी कमेटी का क्रोनोस प्लेनेट के एलियंस के साथ रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था। पास्ट में उनके बीच बहुत सारे वॉर्स भी हुए थे और अब हम क्रोनोस प्लेनेट पर जाकर हैरिसन को गिरफ्तार करेंगे तब ये श्योर है कि क्रोनोस प्लेनेट के एलियंस हम पर हमला जरूर करेंगे। लेकिन जेम्स मार्कस से कहता है कि ये मिशन उसे दिया जाए और वो खुद क्रोनोस प्लेनेट पर जाकर हैरिसन को जिंदा वापस लाएगा। मार्कस जेम्स की इस कॉन्फिडेंस को देखकर काफी खुश हो गया था और अब वो जेम्स को ये मिशन अपॉइंट कर देता है। मार्कस ने तो अपने इस मिशन के लिए जेम्स की टीम में बहुत सारे बहादुर एम्प्लॉयज डाल दिए थे। साथ ही साथ वो जेम्स की पूरी टीम को बहुत ही एडवांस वेपन प्रोवाइड करता है। ये वेपन आज तक किसी ने यूज नहीं किए थे। जेम्स और उसकी पूरी टीम क्रोनोस प्लेनेट पर जाने के लिए रेडी होने लगती है। कैप्टन स्पाइक बड़ी शांति से जेम्स को बता रहा था कि वो अपने गुस्से को शांत रखे और हैरिसन को जिंदा पकड़ कर लेके आए। जेम्स भी प्रॉमिस करता है कि वो इस बार किसी भी रूल्स को नहीं तोड़ेगा और हैरिसन को कानून के मुताबिक जिंदा पकड़ कर लेके आएगा। अब जेम्स की टीम का एक इंजीनियर जो कि सारे वेपन्स को एनालाइज कर रहा था, उसे इन वेपन्स के बारे में एक डार्क सीक्रेट पता चलता है। वो तुरंत ही जेम्स को बुलाकर इन सभी वेपन्स को ना यूज करने के लिए कह रहा था क्योंकि ये वेपन्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे। इन सभी को बनाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज की गई थी जो कि एक पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन जेम्स इंजीनियर से कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अब वो इंजीनियर इन सभी वेपन्स को अपने सुपरविजन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसीलिए वो इंजीनियर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। जेम्स को तो इंजीनियर की बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती, इसीलिए अब वो अपने मिशन पर फोकस करता है और वो तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी टीम के साथ क्रोनोस प्लेनेट पर जाने के लिए निकल पड़ा था। स्पेस में कई दिनों के सफर के बाद उनकी टीम क्रोनोस प्लेनेट पर पहुंच भी जाती है, लेकिन अब क्रोनोस प्लेनेट के उन एडवांस एलियंस ने जेम्स के स्पेसशिप को एकदम से घेर लिया था। वो सारे एलियन स्पेसशिप से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, नहीं तो वो पूरी तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब जेम्स के पास रिहाना नाम की एक टीम मेंबर आती है जो कह रही थी कि वो जाकर क्रोनोस के लोगों से बात कर सकती है ताकि वो किसी भी लड़ाई के बिना हैरिसन को वापस कर दें। जब रिहाना उन एलियंस में से एक के पास गई तब वो उनसे बड़े शांति से बात करने लग जाती है, पर एलियंस को तो रिहाना का वो ऑफर पसंद ही नहीं आया, इसीलिए अब वो रिहाना को एकदम से पकड़ लेते हैं। ये देखकर जेम्स और उसकी पूरी टीम स्पेसशिप से बाहर निकल के उन एलियंस पर लगातार फायर करने लगी थी। वो एलियंस भी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन पर पलटवार करते रहते हैं और अब वहाँ पर तो एक जबरदस्त जंग छिड़ गई थी। तभी जेम्स देखता है कि एक अनजान आदमी क्रोनोस के लोगों को मार रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि हैरिसन होता है, जो पता नहीं क्यों जेम्स और उसके टीम मेंबर्स की मदद कर रहा था और अब हैरिसन सरेंडर होने के लिए मान जाता है। सच में जेम्स को तो हैरिसन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जेम्स हैरिसन को कुछ पंचेस भी मारता है, लेकिन मानो हैरिसन पर इसका जरा भी असर नहीं हो रहा था और अब जेम्स की पूरी टीम हैरिसन को लेकर अपने स्पेसशिप में आ जाती है। हैरिसन को तो ग्लास के एक बड़े से चेंबर में बंद करके रख दिया गया था, लेकिन अब जेम्स की पूरी स्पेसशिप एकदम से खराब हो गई थी। लेकिन हैरिसन तो उन सब की मदद करना चाहता था स्पेसशिप ठीक करने में, पर जेम्स को पता नहीं क्यों हैरिसन पर शक हो गया था क्योंकि उसे ये बात खाई जा रही थी कि हैरिसन ने इतनी जल्दी सरेंडर कैसे कर दिया। लेकिन अब जेम्स और उसकी पूरी टीम को कैसे भी करके क्रोनोस प्लेनेट से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे एलियन उनके स्पेसशिप पर हमला कर देंगे। इसीलिए अब मार्कस की बेटी मैरी और लियो क्रोनोस प्लेनेट के एक सेफ जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो उन्हें प्रोवाइड किए गए वेपन्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर सके। पर अब उस खतरनाक वेपन्स को एनालाइज करते टाइम लियो का हाथ उसके अंदर फंस गया था। मैरी कैसे भी करके उस वेपन को एकदम से डीएक्टिवेट करती है। हालांकि लियो आजाद तो हो गया था, लेकिन अब उन दोनों को उस वेपन के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जो कि पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ था। जब ये सारी बातें जेम्स और उसकी पूरी टीम को पता चली तब वो एकदम से शॉक में हो गए थे। अब हैरिसन जेम्स के ये सारे डाउट सॉल्व कर देता है। उसने बताया कि कम्युनिटी वालों ने बहुत सालों पहले 70 जेनेटिकली इंजीनियर्ड रोबोट तैयार किए थे जिनके ऊपर रेडिएशन डालने से वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते थे। यहाँ तक कि हैरिसन भी उन्हीं रोबोट्स में से एक था, लेकिन हैरिसन लकी होता है कि वो वहाँ से बचकर बाहर निकल गया था और अब कम्युनिटी इसी वेपन का यूज करके अपने विरोधी प्लेनेट को एकदम से डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। जेम्स को भी ये सारी बातें कहीं न कहीं सच लगने लगती हैं और अब उसने स्कॉट नाम के अपने एक दोस्त को ये सारी चीजें बता दी थी और
और उससे कम्युनिटी के डार्क सीक्रेट के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। मार्कस को जब ये बात पता चलती है कि जेम्स ने हैरिसन को पकड़ लिया है तो वो जेम्स को वीडियो कॉल करके उससे बातें कर रहा था। मार्कस जेम्स से हैरिसन को उसके पास भेजने के लिए कहता है, लेकिन अब जेम्स को लगभग सारी बातें पता चल गई थी, इसीलिए अब वो मार्कस की बात ना मानते हुए हैरिसन को अपनी कस्टडी में रखकर खुद ही अर्थ पर लेकर जाने का डिसाइड करता है। पर अब मार्कस को जेम्स की सारी बातों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए अब वो अपनी स्पेसशिप की मदद से जेम्स की पूरी टीम पर हमला करने लग जाता है। इस हमले में जेम्स की स्पेसशिप को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि मार्कस की बेटी मैरी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये सारी चीजें रोकने के लिए, पर अब मार्कस बड़ी चालाकी से अपनी बेटी मैरी को अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट करा देता है। जेम्स और उसकी पूरी टीम के पास बचने का कोई भी रास्ता ही नहीं था और अब जाकर मार्कस का डार्क सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। दरअसल मार्कस ये सारी चीजें बहुत पहले से ही करना चाहता था, इसीलिए उसने जेम्स और बाकी ऑफिसर्स को इस मिशन पर भेजा था ताकि वो उन लोगों को खत्म कर सके जो उसके प्लान के बीच में आ सकते हैं। लेकिन मार्कस जैसे ही जेम्स के स्पेसशिप पर हमला करने जाता है तभी उनका सिस्टम एकदम से बंद हो गया था। सिस्टम को डाउन करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेम्स का फ्रेंड स्कॉट होता है, जिसने की स्पेसशिप के पूरे सिस्टम को भी खराब कर दिया था। और अब जेम्स और उसकी पूरी टीम के पास एक मौका होता है कि वो मार्कस पर हमला करने का प्लान बना सके। और अब जेम्स डिसाइड करता है कि वो बिना किसी को बताए हैरिसन को लेकर मार्कस के शिप में चला जाएगा। जेम्स और हैरिसन अपना अपना स्पेस सूट पहनकर तुरंत ही मार्कस की बड़ी सी स्पेसशिप की तरफ निकल पड़े थे। मार्कस की शिप में स्कॉट भी होता है जो एंट्रेंस को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि जेम्स और हैरिसन सही सलामत स्पेसशिप के अंदर आ सके। हालांकि स्कॉट को वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ भी लेता है, पर अब उसने सही टाइम पर डोर का बटन ओपन कर दिया था जिससे कि जेम्स और हैरिसन सही सलामत स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। और अब वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े थे मार्कस को ढूंढने के लिए। कैप्टन स्पाइक और उसकी पूरी टीम जेम्स और हैरिसन पर नजर रख रही थी और अब जेम्स मार्कस के पास पहुंच भी जाता है और उसने तो तुरंत ही मार्कस के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। पर अब जेम्स पता नहीं क्यों हैरिसन को मारकर बेहोश कर देता है। शायद से वो मार्कस के साथ कुछ अकेले में बातें करना चाहता था। और अब मार्कस जेम्स से कहता है कि वो पूरी कम्युनिटी को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, लेकिन जब जेम्स ने अपने सभी मिशन में कम्युनिटी के लिए काम किया तब उसकी पोस्ट कम्युनिटी में बढ़ने लगी थी। इसीलिए अब मार्कस कैसे भी करके उन सारे ऑफिसर्स को मारना चाहता था जो उसके प्लान के बीच आ सकते थे। पर तभी वहाँ पर हैरिसन उठ जाता है जो कि जेम्स को तुरंत ही मारने लगा था और अब वो मार्कस को भी मारने के लिए पकड़ लेता है। हैरिसन ने तो मार्कस को अपने कब्जे में ले लिया था और अब वो जेम्स को टॉर्चर करते हुए कैप्टन स्पाइक से बातें कर रहा था, जिसमें कि हैरिसन डिमांड करता है कि वो उनके वेपन में कैद टोटल 70 रोबोट्स को उसके हवाले कर दें और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो जेम्स को मार देगा। इसीलिए अब कैप्टन स्पाइक हैरिसन की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने पूरे 70 रोबोट्स को मार्कस के स्पेसशिप में ट्रांसफर कर दिया था और अब जेम्स भी सही सलामत अपने स्पेसशिप में वापस लौट आता है। लेकिन अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद भी हैरिसन ने पता नहीं क्यों जेम्स की स्पेसशिप पर हमला कर दिया था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेम्स की स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अब ये रिवील होता है कि कैप्टन स्पाइक ने जब वो टोटल 70 रोबोट्स हैरिसन के स्पेसशिप में ट्रांसफर किए थे तब उन्होंने उसे एक्टिवेट कर दिया था और अब वो सारे वेपन्स एक ही साथ ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि अब हैरिसन की स्पेसशिप एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कैप्टन स्पाइक ने हैरिसन को तो हरा दिया था पर अब उनकी स्पेसशिप भी लगातार नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि स्पेसशिप के इंजन को पावर मिल ही नहीं रही होती। जेम्स और कैप्टन स्पाइक जनरेटर को ठीक करने का प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रिएक्टर को सही पोजीशन पर लाना पड़ेगा। पर ये चीज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता था क्योंकि रिएक्टर के उस पूरे चैम्बर में रेडियो एक्टिव एनर्जीज घूमते रहती हैं। पर जेम्स डिसाइड करता है कि वो खुद ही वहाँ पर जाएगा। जेम्स अब उस चैम्बर में पहुंच जाता है, जिसने तुरंत ही रिएक्टर को धक्का देके उसे पोजीशन पर ला दिया था। लेकिन अब जेम्स के ऊपर रेडियो एक्टिव एनर्जीज गिरने लगती हैं और अब तो वो एकदम अनकॉन्शियस हो गया था। कैप्टन स्पाइक जेम्स को देखता रहता है पर अब वो इसमें कुछ भी कर नहीं पाता क्योंकि जेम्स के पूरे बॉडी में रेडियो एक्टिव एनर्जीज घुस चुकी है। हालांकि उन सभी ने स्पेसशिप को गिरने से बचा लिया था पर ये सारी चीजें पॉसिबल हुई थी जेम्स की कुर्बानी की बदौलत। और अब कैप्टन स्पाइक हैरिसन के पास जाकर उसे काफी ज्यादा मारता रहता है क्योंकि उसने तो काफी सारे लोगों की जानें ली थी। पर तभी कैप्टन स्पाइक को उसका टीम मेंबर कॉल करता है जो उसे बता रहा था कि हैरिसन के ब्लड का यूज करके वो सब जेम्स को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं।
इसीलिए अब कैप्टन स्पाइक हैरिसन को जान से नहीं मारता। और अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स पूरी तरीके से ठीक हो गया था और अब वो फिर से अपनी टीम के साथ नए नए मिशन के लिए निकल जाता है। इसी तरह हमारी ये साइंस फिक्शन मूवी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।